रात के 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 24 पर सन्नाटा इतना गहरा था कि टायर की आवाज भी किसी चीख जैसी लग रही थी। आर्यन अपनी पुरानी एसयूवी चला रहा था। उसे दिल्ली पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन थकान और भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया था। पिछले 50 किलोमीटर से उसे कोई भी पेट्रोल पंप या दुकान नहीं दिखी थी। तभी घने जंगलों के बीच एक मुद्दते ही उसे एक पीली टिमटिमाती हुई नियॉन लाइट दिखी। बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, भोजराज ढाबा, यहां घर जैसा खाना मिलता है। आर्यन ने राहत की सांस ली। ढाबा काफी पुराना लग रहा था। लकड़ी के खंभे काले पड़ चुके थे और छत पर रखी खपरेल टूटी हुई थी। वहां एक भी ट्रक खड्डा नहीं था, जो हाईवे के ढाबों के लिए असामान्य बात थी। आर्यन ने गाड़ी रोकी और अंदर कदम रखा। ढाबे के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा अजीब था। चारों तरफ सोंधी सी महक थी, लेकिन उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, जैसे कुछ जल रहा हो। कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें सफेद मोतियाबिंद से ढकी थीं। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्यन को ही देख रहा हो। साहब, बैठिए, बहुत देर कर दी आने में, बूढ़े ने बिना हिले कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों पर कोई चल रहा हो। आपको कैसे पता मैं आने वाला था? आर्यन ने कुर्सी खींचते हुए पूछा। कुर्सी ने फर्श पर रखती दिए खाकर एक अजीब सी आवाज निकाली। बूढ़ा बस मुस्कुराया। उसके दांत काले थे। इस रास्ते पर जो भी भटकता है वो यहीं आता है। क्या खाएंगे? आज खास मांस बना है। आर्यन ने दाल रोटी का ऑर्डर दिया, लेकिन जब वेटर, जो बहुत ही दुबला और पीला पड़ा हुआ था, खाना लेकर आया तो थाली में कुछ और ही था। गहरे लाल रंग की तरी वाली कोई सब्जी, जिससे लोहे जैसी गंध आ रही थी। मैंने तो दाल मांगी थी, आर्यन ने छिड़कर कहा। वेटर कुछ नहीं बोला, वो बस खड़ा रहा। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि ढाबे के पीछे वाले हिस्से से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही है। उसने गौर किया कि वेटर के पैरों के पंजे पीछे की तरफ मुद्दे हुए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चुपचाप अपना पर्स उठाया और निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी ढाबे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जरूर कहानी को और गहराई और खौफ के साथ आगे बढ़ाते हैं। अब आर्यन उस जाल में पूरी तरह फंस चुका है, जहां वास्तविकता और परलोक की सीमाएं धुंधली हो रही हैं। दरवाजा बंद होने की आवाज आर्यन के कानों में किसी धमाके जैसी गूंजी। उसने पूरी ताकत से हैंडल को घुमाया, उसे पीटा, लेकिन वो लकड़ी का पुराना दरवाजा अब फौलाद की दीवार बन चुका था। पीछे मुद्दते ही उसने देखा कि वो दुबला वेटर अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन अब 180 डिग्री घूम चुकी थी। उसकी सफेद आंखें आर्यन को घूर रही थीं। खाना ठंडा हो रहा है साहब, मेहमानों को इंतजार पसंद नहीं। वेटर के गले से ऐसी आवाज निकली जैसे 2 पत्थरों को रगड़ा जा रहा हो। आर्यन के पास अब एक ही रास्ता था, ढाबे के पीछे की ओर जाने वाला गलियारा। वह भागा। गलियारे की दीवारें गीली और चिपचिपी थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा रहा था, रोने की वो आवाज और साफ होती जा रही थी। वह रसोई के दरवाजे पर पहुंचा। वहां से उठने वाली महक अब असहनीय हो चुकी थी। अंदर का मंजर देखकर आर्यन की चीख उसके गले में ही फंस गई। रसोई के बीचों बीच एक विशाल कढ़ाई उबल रही थी। आग की लपटें नीली थीं। छत से लोहे के हुक लटके थे और उन हुकों पर सब्जियां नहीं, बल्कि इंसानी खालें और अंग लटके हुए थे। एक विशालकाय साया, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक बड्ढे छुरे से लकड़ी के तख्ते पर कुछ काट रहा था। हर बार जब छुरा नीचे गिरता, फर्श पर खून का फव्वारा छूटता। आर्यन रसोई के कोने में रखे एक पुराने काउंटर के पीछे छिप गया। वहां उसे एक धूल से भरी फटी हुई डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। वह डायरी इस ढाबे के पिछले मैनेजर की थी, जिसका नाम राघव था। 14 मार्च 1984। आज ढाबे पर फिर वही मुसाफिर आया। वह इंसान नहीं लगता। भोजराज, मालिक ने उसे बलि देने का वादा किया है। मुझे डर है कि अगला नंबर मेरा ना हो। यहाँ की दीवारों से रात को फुसफुसाहटें आती हैं। 20 मार्च 1984। मुझे समझ आ गया है, यह ढाबा जमीन पर नहीं, बल्कि 2 दुनियाओं के बीच के एक छेद पर बना है। जो यहाँ मरता है, उसकी रूह यहीं कैद हो जाती है।
वे उसे काला भोग कहते हैं। आर्यन का दम घुटने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी एक आंख गायब थी। भागो अंकल, वो हमें खा जाएंगे, बच्ची ने सिसकते हुए कहा। वो आपको भी कड़ीढाई में डाल देंगे। तभी ढाबे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अचानक फर्श से काली परछाइयां उभरने लगीं। ये उन लोगों की रूहें थीं जो बरसों पहले इस ढाबे में गायब हो गए थे। उनकी बिना आंखों वाली खोपड़ियां आर्यन की तरफ बढ़ रही थीं। साहब, आपने खाना नहीं खाया। अचानक वो बूढ़ा मालिक उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसके हाथ में एक पीतल की थाली थी जिसमें से कच्चा मांस गिर रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पास पधा एक भारी पीतल का लोटा उठाकर बूढ़े के सिर पर दे मारा, लेकिन बूढ़े को कुछ नहीं हुआ। उसका सिर एक तरफ लटक गया जैसे गर्दन टूट गई हो, पर वह फिर भी हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे ढाबे में गूंज उठी। यहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, बूढ़ा फुसफुसाया। तुम्हें अपनी जगह किसी और को यहां छोड़ना होगा, मौत का सौदा करना होगा। आर्यन रसोई की खिड़की की तरफ भागा। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर अंधेरे जंगल की तरफ कूद गया। वह पागलों की तरह भागता रहा। झादियां उसके शरीर को छील रही थीं। पीछे से उसे उन रूहों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। भागते भागते वह वापस हाईवे पर पहुंचा। उसे अपनी गाड़ी खड़ी दिखी। वह जल्दी से अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से गाड़ी भगा दी। लगभग 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसने चैन की सांस ली। शुक्र है मैं बच गया, उसने खुद से कहा। तभी उसकी नजर कार के रियर व्यू मिरर शीशे पर पड़ी थी। पीछे वाली सीट पर वही छोटी बच्ची बैठी थी। उसने मुस्कुराकर अपनी वो गायब आंख वाला हिस्सा आर्यन की तरफ किया। अंकल, आप अकेले कहां जा रहे हैं? ढाबा तो आपकी गाड़ी के साथ ही चल रहा है। आर्यन ने घबराकर बाहर देखा। हाईवे गायब हो चुका था। वह अभी भी उसी पुराने ढाबे के सामने खड्डा था। उसकी गाड़ी के चारों टायर गायब थे और गाड़ी पत्थरों पर टिकी थी। वह कभी वहां से निकला ही नहीं था। आर्यन की चीख उसके हलक में ही दब गई। गाड़ी के शीशे से बाहर अब हाईवे नहीं, बल्कि वही टूटा फूटा ढाबा और वही पीली टिमटिमाती रोशनी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी मकद्दी के जाले में फंसी एक मक्खी है जो जितना फड़फड़ाती है उतना ही उलझती जाती है। पीछे की सीट पर बैठी बच्ची की त्वचा अब नीली पट्टी डीएचने लगी थी और उसके चेहरे से मांस के लोथड़े गिर रहे थे। अंकल, भूख लगी है, उसने अपना जबड़ा अजीब तरह से फैलाया। आर्यन ने झटके से दरवाजा खोला और बाहर गिर पड़ा। वह घुटनों के बल हाँफ रहा था। तभी ढाबे की छत पर लगे वो पुराने लाउडस्पीकर से एक कर्कश संगीत बजने लगा। कोई पुराना लोकगीत जिसकी धुन कानों को चुभ रही थी। आर्यन समझ गया था कि भागने से काम नहीं चलेगा। उसे इस जगह के केंद्र तक जाना होगा। वह डायरी जो उसने रसोई से उठाई थी अब भी उसके हाथ में दबी थी। उसने टॉर्च जलाई और पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर खून से कुछ लिखा था। अगर मुक्ति चाहिए तो भंडारे के नीचे छिपे सच को जलाना होगा। जो दिखता है वो माया है, जो सड़ी डीडीएच रहा है वही काया है। भंडारा। आर्यन को याद आया कि रसोई के पीछे एक भारी लोहे का ढक्कन था जिस पर कई जंजीरें बंधी थीं। वह वापस ढाबे के अंदर घुसा। अब अंदर का नजारा बदल चुका था। ढाबे की दीवारें अब लकड़ी की नहीं बल्कि धधकते हुए मांस की बनी लग रही थीं। हर कदम पर फर्श से चिपचिपाहट की आवाज आ रही थी। मेज पर बैठे ग्राहक अब साए नहीं थे, वे अपनी असली हालत में थे। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी की अंतद्धियां बाहर थीं। वे सब खाली प्लेटों पर चम्मच मार रहे थे जैसे किसी दावत का इंतजार कर रहे हों। आर्यन रसोई में पहुंचा। वहां वो विशालकाय साया भोजराज खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ था। वह कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा एक बकरे जैसा था, लेकिन शरीर इंसानों जैसा और 7 फीट ऊंचा। उसके हाथ में वही बद्दा छुरा था। मुसाफिर, तुम बहुत जिद्दी हो, भोजराज की आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजी। 30 साल से कोई इस रसोई से जिंदा बाहर नहीं गया। तुम्हें पता है इस मांस में स्वाद कहां से आता है? डर से।
जितना तुम डरोगे तुम्हारा मांस उतना ही मीठा होगा। भोजराज उसकी तरफ बढ़ा। आर्यन ने फुर्ती दिखाई और पास पड़े गरम तेल के कड़ाहे को लात मार दी। खौलता हुआ तेल भोजराज के पैरों पर गिरा। वह एक अमानवीय चीख के साथ पीछे हटा। आर्यन ने वही मौका देखा और लोहे के उस जंजीर वाले ढक्कन की तरफ झपटा। उसने पास पड़ा एक कुल्हाड़ा उठाया और जंजीरों पर दे मारा। 3-4 बार के बाद जंजीरें टूट गईं। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, अंदर से ऐसी सढ़ांध आई कि आर्यन को उल्टी हो गई। नीचे एक अंधेरी सुरंग थी जिससे लाल रोशनी आ रही थी। नीचे उतरते ही आर्यन के पैरों के नीचे हड्डियों के टूटने की आवाज आई। वह एक तहखाने में था जो ढाबे से कहीं ज्यादा बड़ा था। यहां हजारों की तादाद में जूते, कपड़े और गद्दियां पड़ी थीं। उन मुसाफिरों की निशानियां जो यहां कभी रुके थे। तहखाने के बीच में एक वेदी थी जिस पर एक काली मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति के गले में असली इंसानी उंगलियों की माला थी। मूर्ति के सामने एक गड्ढा रखा था जिसमें गाढ़ा काला द्रव उबल रहा था। यही है वो काला भोग, आर्यन बुदबुदाया। उसे समझ आया कि भोजराज कोई साधारण भूत नहीं बल्कि एक तांत्रिक था जिसने अमृता के लिए इस शैतानी शक्ति से सौदा किया था। यह ढाबा एक जाल था जो मुसाफिरों की रूहों को इस घड़े में कैद कर लेता था। अचानक तहखाने की दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे। वे रूहें आर्यन को पकड़ डेच रही थीं। हमें आजाद करो, हमें जला दो। उनकी फुसफुसाहटें आर्यन के दिमाग को फाड़ ढा रही थीं। तभी पीछे से एक जोरदार प्रहार हुआ। आर्यन उड़ाकर दूर जा गिरा। भोजराज नीचे आ चुका था। उसके घाव अपने आप भर रहे थे। तुम इसे कभी नहीं रोक पाओगे, भोजराज दहाड़ा। इस गड्ढे में तुम्हारी रूह भी समा जाएगी। आर्यन की नजर पास पड़े एक मिट्टी के तेल के ड्रम पर पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और ड्रम को उस वेदी की तरफ ढकेल दिया। भोजराज उसे रोकने के लिए झपटा, लेकिन आर्यन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। यह दावत खत्म हुई भोजराज। आर्यन ने जलता हुआ लाइटर तेल की धार पर फेंक दिया। पलक झपकते ही आग की लपटें आसमान छूने लगीं। तेल उस जादुई गड्ढे में जा गिरा। एक भयानक धमाका हुआ और नीली आग पूरे तहखाने में फैल गई। भोजराज की चीखें ऐसी थीं जैसे हजारों लोग एक साथ मर रहे हों। उसका शरीर आग में पिघलने लगा। वह आर्यन की तरफ हाथ फैलाकर गिर पड़ा और देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ की हवा बदल रही है। वह रोने वाली आवाजें अब शांति में बदल गई थीं। वह छोटी बच्ची उसके सामने खड़ेरी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था और वह मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया अंकल कहकर वह धुंध में ओझल हो गई। धमाके के साथ सब कुछ काला पड्डी डीडीएच गया। जब आर्यन की आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें उसकी आंखों पर पड्डी डीडीएच रही थीं। वह अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर था। गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी थी। वह पसीने से तरबतर था। क्या वो एक सपना था? उसने खुद से पूछा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा। उसने गाड़ी रोकी और सिपाही से पूछा, पीछे वो भोजराज ढाबा कितनी दूर है? सिपाही ने उसे अजीब नजरों से देखा। कौन सा ढाबा भाई साहब? यहाँ पिछले 40 साल से कोई ढाबा नहीं है। हाँ, एक समय यहाँ एक ढाबा हुआ करता था, लेकिन एक रात उसमें भीषण आग लगी और मालिक समेत 50 लोग जिंदा जल गए थे। अब तो वहां सिर्फ खंडहर और राख बची है। आर्यन का शरीर ठंडा पड़ डीडीएच गया। उसने बगल वाली सीट पर देखा। वहां पुलिस की कोई फाइल नहीं थी, लेकिन वहां वही पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी जिसका कोना अभी भी जल रहा था। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर अब आर्यन की अपनी लिखावट में कुछ लिखा था जो उसने कभी नहीं लिखा। अगला ग्राहक तुम होगे। आर्यन ने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा। उसके पीछे वाली सीट पर धूल के 2 पैरों के निशान ताजा छपे हुए थे। ढाबा खत्म हो गया था, लेकिन उसका साया अब आर्यन के साथ था। तो दोस्तों, कहानी यहां खत्म होती है या शायद अभी शुरू हुई है। आर्यन तो बच गया, लेकिन क्या आप बच पाएंगे? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी है तो लाइक का बटन दबाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खौफनाक कहानियां आपके इनबॉक्स तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करके हमारे इस डरावने परिवार का हिस्सा बने। बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि जब अगली बार अंधेरा दस्तक दे तो आपको पहले ही खबर लग जाए। और हाँ, आज रात सोने से पहले एक बार अपने पलंग के नीचे जरूर देख लेना। क्या पता कोई वहां आपका इंतजार कर रहा हो। शुभ रात्रि, अगर सो सको तो।